Good morning everyone, welcome to Stay Scholar. My name is Chitra Varun and here we are discussing Lucent GK's biology in Hindi, and today's our topic of discussion would be मानव पाचन तंत्र। यहाँ हम बात करेंगे आज पाचन तंत्र के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सबसे पहले समझते हैं पाचन तंत्र होता क्या है। बेसिकली एक ऐसा तंत्र है जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। एंड जो हम जब खाना खाते हैं तो उस भोजन का क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके बाद उसका पोषक पदार्थ निकलते हैं और उसके पोषक पदार्थ कहाँ जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सारा काम किसके द्वारा होता है, पाचन तंत्र के द्वारा होता है। तो इसके अंदर जो अवस्थाएं हैं वो क्या क्या है, अंतःग्रहण यानी इंजेशन। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद हम उस खाने को पचाते हैं, डाइजेशन होता है, उसके बाद उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एंड देन एसिड यानी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब हो गया कि जो भी हमने खाने से पोषक पदार्थ लिए हैं वो सारे कहाँ गए, आपकी सेल्स में गए, और उसके बाद जब अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल बचता है उसको हम परित्याग करते हैं। उसका मतलब होता है मल परित्याग, डिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अंतःग्रहण की। अंतःग्रहण क्या होता है, इंजेशन। भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। फिर आता है पाचन, डाइजेशन। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। देखिए सबसे पहले हमारा जो हम सोचते हैं ना कि हम मुंह में खाना लिया और हम जब उसको च्यू करने लगते हैं, हम उसको चबाने लगते हैं, तो वहीं से ही डाइजेशन आपका शुरू हो जाता है। और वो कब तक जारी रहता है, छोटी आंत तक रहता है। मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मांड को यानी स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से पाचन हुआ। आप देखते हैं कि मुंह में जब आप खाना चबाते हो तो वहीं से ही जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पाचन शुरू हो जाता है। कौन से एंजाइम से, टाइलिन से। और स्टार्च को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और फिर माल्टोज किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से, माल्टेज नामक एंजाइम से। फिर लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी ऑल्सो प्रेजेंट इन योर माउथ, आपके मुंह में होता है। और वो क्या करता है, जितने भी हानिकारक जो भी जीवाणु बैक्टीरिया आपके फूड में होते हैं उनको क्या कर देता है, ये किल कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करता है। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, अब आपका भोजन कहाँ पहुंच गया, आमाशय यानी कि स्टमक में पहुंच गया। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर आपका भोजन कितनी देर रहेगा, 4 घंटे तक रहेगा। और भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पायरोलिक ग्रंथियों से जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कौन सी ग्रंथियों से निकलता है, पायरोलिक ग्रंथियों से कौन सा जूस निकलेगा, जठर रस। ठीक है, जठर रस बोलते हैं इसको, या गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। या हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव्य होता है। और आमाशय के ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो भोजन में साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है। देखो पहले मुंह में किसने नष्ट किए जीवाणु को, लाइसोजाइम। अगर वहां पर कोई अगर बैक्टीरिया रह जाता है, जीवाणु रह जाते हैं, तो वो आगे कहाँ नष्ट हो जाते हैं, किसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, जो कि आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है। राइट। और क्या करता है ये, जो भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता था, एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। अब जो एंजाइम होते हैं स्टमक के अंदर, जो आमाशय के अंदर एंजाइम निकलेंगे, उनको भी उनकी क्रिया को क्या करेगा, HCl बढ़ा देगा, जिससे कि पचने का काम और तेजी से शुरू हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। अब देखिए जो लार था वो क्या था, बेसिक। लार जो होती है हमारी क्षारीय होती है, टाइलिन एंजाइम क्षारीय होता है, क्षारीय एनवायरनमेंट में काम करता है। लेकिन जैसे ही वो आमाशय में पहुंचता है वहां पर HCl निकल जाता है, अम्ल निकल जाता है, तो वो क्या कर देता है, उस टाइलिन एंजाइम की क्रिया को समाप्त कर देता है और उसको निष्क्रिय कर देता है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं। जो आमाशय से जठर रस निकला उसमें क्या क्या एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का जो काम होता है, जैसे पेप्सिन आप याद कर सकते हो प्रोटीन, एंड पेप्सिन PP। ठीक है, तो पेप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है और उसके छोटे पदार्थ, सरल पदार्थों में उसको तोड़ देता है। उनको हम क्या कहते हैं, पेप्टोन्स बोलते हैं। राइट। अब रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। यानी कि जो प्रोटीन होती है दूध के अंदर, कौन सा, रेनिन जो एंजाइम है वो क्या करेगा, कैसिनोजन नाम की प्रोटीन को किस में बदल देगा, पैराकैसिनेट। ठोस हो जाता है वो, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है।
अब यहाँ पर आपने देख लिया किस तरीके से आमाशय में पाचन होता है, प्रोटीन पचता है, उसके बाद आता है ड्यूडेनम में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पाचन, भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है। तो सबसे पहले जो ये क्या आ गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अब शुरू हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। ये जो पक्वाशय में पाचन लिखा है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है और यहाँ पर पाचन अब शुरू हो चुका है। जैसे ही भोजन यहाँ पहुँचता है इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है, यानी लीवर से निकलने वाला कौन सा, बाइल रस बोलते हैं, बाइल जूस जिसे बोलते हैं, पित्तरस, वो यहाँ आके मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। तो देखिए स्टमक में कैसा था, अम्लीय होता है बिकॉज ऑफ HCl, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब क्षारीय हो जाता है क्योंकि बाइल जूस जो होता है, पित्तरस जो होता है वो कौन सा, उसकी नेचर क्या होती है, क्षारीय होती है। यह अग्नाशय रस आकर भोजन से मिलता है। इसमें 3, अब यहाँ पर ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन, यहाँ पर कौन सा आ गया, अग्नाशय रस आकर भोजन से मिलता है और ये इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ये प्रोटीन एंड पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। देखिए पहले क्या था, पेप्सिन, जिसने प्रोटीन को किसमें, पेप्टोन में बदला था, लेकिन ये ट्रिप्सिन है ये और छोटे अणुओं में, यानी कि पेप्टोन को किसमें बदलेगा, पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो होती है प्रोटीन की, वो क्या हो गई, अमीनो एसिड हो गई। तो अमीनो एसिड यहाँ बन गए, ठीक है। अब आता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, यह मांड स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ये जो स्टार्च होती है उसको किस में परिवर्तित कर देगा, शुगर यानी शर्करा में। तो ये सिंपल शुगर में इनको परिवर्तित कर देता है। जो बड़ी शुगर्स होती है, बांड होता है या स्टार्च बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स शुगर को बोल सकते हो आप उसे, उसको किस में बदल देता है, सिंपल शुगर्स में। अब आता है लाइपेज एंजाइम। यह किस पे काम करता है, ये फैट पे काम करता है, यानी वसाओं पे काम करता है। यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है, यानी कि जो वसा के बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ देता है और किस में फाइनली ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स में। अब आता है छोटी आंत। देखो छोटी आंत, ड्यूडेनम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ छोटी आंत, राइट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन्होंने छोटी आंत में पाचन, देखिए यहीं से शुरू हो गई है छोटी आंत, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पे जो लिखा है ना ड्यूडेनम, ये क्या है, पहला भाग है छोटी आंत का, राइट। तो ये यहाँ पर जो लिख रखा है ना छोटी आंत में अलग से, ये इसी का ही पार्ट कंटिन्यूशन में है। ये भोजन के पाचन की क्रिया को पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन को अवशोषण करता है। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है, इनमें निम्न एंजाइम होते हैं। अब देखिए ये कंटिन्यूशन में ही है, छोटी आंत का कंटिन्यूशन में ही चल रहा है, ये मत सोचना कि यहाँ से स्टार्ट हुई है ये, राइट। इरेप्सिन का क्या काम होता है, शेष प्रोटीन एंड पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलना, अमीनो अम्ल में बदलना। देखिए जो इरेप्सिन होता है, जैसे अब प्रोटीन क्या है, सारा पच गया है, बट कुछ एक अगर प्रोटीन रह जाता है बाई चांस, तो उसको पचाने का काम कौन करेगा, इरेप्सिन करता है। और वो क्या करेगा, उसको प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। फिर आता है माल्टेज या माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज क्या है, एक एंजाइम है और ये क्या काम करेगा, माल्टोज शुगर पे काम करता है और किस में परिवर्तित कर देता है उसको, ग्लूकोज में। फिर आता है सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज पे काम करेगा और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणुओं में तोड़ देता है। फिर आता है लैक्टेज, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। अब लैक्टेज जो होता है किस पे काम करेगा, लैक्टोज पे। तो देखो आपको इसी एंजाइम से ही पता चल जाएगा, लैक्टेज किस पे काम करेगा, लैक्टोज शुगर पे। सुक्रेज किस पे काम करता है, सुक्रोज पे। माल्टेज किस पे काम करेगा, माल्टोज पे, ठीक है। लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो लैक्टोज पे काम करके उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अणुओं में तोड़ देता है। फिर आता है लाइपेज, या इमल्सिफाइड वस्तुओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। अब लाइपेज एंजाइम भी क्या करेगा, फैट पे काम करेगा, वसा पर काम करता है और किस में कन्वर्ट करता है उनको, ग्लिसरीन और फैटी एसिड। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्त्रावित होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसके अंदर कितना लीटर तक आंतरिक रस स्त्रावित होता है, तो आप बताएंगे 2 लीटर तक। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नली एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुदा
में समाप्त हो जाती है। तो मनुष्य में जो कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स की बात है ये, ठीक है, कशेरुकी जंतु जिनकी बैकबोन होती है, उनकी आहार नली एक लंबी कुंडलित नलिका होती है। उनकी आहार नली कैसी होती है? बहुत ही लंबी, और वो कुंडलित मतलब कुंडली, उसमें कुंडलीनुमा वो फोल्डेड इधर कुंडली बनाती है, ठीक है, जो मुख से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? एनस यानी कि गुदा द्वार पे। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है एंड मुख गुहा में जीभ, दांत तथा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मुख गुहा क्या है? आहार नाल का कौन सा पार्ट है? पहला भाग है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? लार ग्रंथियां होती है, जीभ होती है, दांत होते हैं, ठीक है, और लार ग्रंथियां कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। अब आता है सबसे पहला मुख गुहा के अंदर हम बात कर रहे हैं, जीभ की बात करेंगे। मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर यानी कि पैपिली होते हैं, छोटे 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 डॉट से होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स कहा जाता है। और ये क्या काम करती है? स्वाद को चखने का, जिसे कहते हैं ना हम कि स्वाद पता कैसे होता है, तो स्वाद कैसे पता चलता है हमारी जीभ को कि ये वाला खट्टा है, मीठा है, या फिर बिटर है, ये कड़वा है, तो ये किससे पता चलेगा? हमें टेस्ट बड से पता चलता है, स्वाद कलिका से पता चलता है। इन्हीं स्वाद कलिकाओं द्वारा मनुष्य के भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे कि मीठा, कड़वा, खट्टा का ज्ञान होता है। जीभ के अग्र भाग में मीठे आगे वाला जो पार्ट होता है जीभ का, उससे कौन सा स्वाद पता चलता है? मीठा। पश्च भाग यानी पीछे वाले भाग से हमें कड़वे का पता चलता है। बगल वाले भाग से हमें खट्टे का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है। जीभ ये है, जब जीभ, जैसे आपने खाना खा रहे हो, अभी आप अज्यूम करके देखोगे आप कुछ चबा रहे हो और आपकी जीभ कैसे हेल्प कर रही है आपको भोजन को निगलने में, राइट। अब उसके बाद आता है दांत। दांतों की बात करेंगे। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती है। मनुष्य के दांत गर्त दंती एवं द्वार दंती तथा विषय दंती प्रकार के होते हैं। गर्तदंती मतलब कि हमारा जो दांत होता है वो किस में होता है? सॉकेट के अंदर, अंदर की तरफ होता है, राइट। एक उसके अंदर फिक्स होता है, राइट। जो उसका बेस होता है दांत का, वो कैसा होता है? अंदर गहरे सॉकेट में अंदर की तरफ होता है। द्वार दंती यानी कि 2 बार दांत आते हैं मनुष्य के, तथा विषय दंती हेट्रोडोंट टाइप के टीथ होते हैं। अब हेट्रोडोंट में क्या आ गया? हेट्रो मतलब विषय दंती बोल रहे हैं, यानी कि हेट्रोडोंट अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, जैसे कि कैनाइन हो गया, कृंतक लिखा हुआ है यहाँ, इंसीजर जिसे बोलते हैं, रदनक कैनाइन हो गए, ठीक है, अग्र च्वर्णक हो गया और च्वर्णक हो गए, ठीक है। तो ये क्या है? हेट्रोडोंट को, विषय दंती को शो करते हैं। मनुष्य के, और डाइफाइडंट मैंने बता दिया, द्वारदंती यानी 2 बार दांत आते हैं, एक आते हैं दूध के दांत, उसके बाद आते हैं परमानेंट। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक और 2 क्रदंतक मतलब कि इंसीजर यानी सामने वाले जो काटने के लिए काम आते हैं, काटने का काम करते हैं। जैसे कि आप एप्पल खा रहे हो तो किस तरीके से आप आगे फ्रंट टीथ का यूज करते हो, इनको हम कहते हैं कृंतक या फिर इंसीजर। एक होता है रदनक यानी साइड वाले, उसके बाद देखिए थोड़े पैने वाले एकदम नुकीले से दांत होते हैं, उनको बोलते हैं रदनक या कैनाइन। 2 अग्रच्वर्णक यानी कि प्रीमोलर, 2 होते हैं, 2 जोड़ी हमारे अग्रच्वर्णक होते हैं। उसके बाद आते हैं 3 च्वर्णक यानी पीछे के सबसे मोलार दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, यानी जब छोटे होते हैं बच्चे 3-4 साल के होते हैं, उनके बाद दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। वयस्क अवस्था में ये 32 होते हैं, राइट। एडल्ट में कितने होते हैं? 32। और दूध जब छोटे होते हैं बच्चे तो उनके कैसे होते हैं? 20 दांत होते हैं। ये मनुष्य का दंत सूत्र है। ये देखो इंसीजर है, आई लिखा हुआ है, आई 2/2, ऊपर 2 जोड़ी ये कैनाइन है, नीचे ये 2 लिखा है ना, तो ये पेयर में है, 2x2 हो गया यहाँ पे, है ना। ये क्या हो गया? यानी कि 4 आपके इंसीजर ऊपर है, 4 नीचे हैं, 2 आपके कैनाइन ऊपर है, 2 नीचे है। प्रीमोलर आपके कितने? 4 और मोलर कितने हो गए? 6। तो टोटल नंबर कितने हो गए? ये 32 आ गए यहाँ पे, ठीक है। इंटू 2 कर दिया ना ये लास्ट में। लेकिन फॉर्मूला हमें ऐसे नहीं लिखना I/4/4, ऐसे नहीं लिखना, हमें लिखना है I 2/2, C 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3 इंटू 2, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्मूले को, राइट। दांत के ऊपरी हिस्से या फिर शिखर में इनेमल का चमकीला स्तर पाया जाता है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। तो जो आपके दांत होते हैं उसकी जो कैप होती है ऊपर, आपको दिखता होगा कि आपका दांत
ऊपर की जो चमकीली सतह आपको दिखती होगी वो क्या है, बेसिकली इनेमल नाप का उसमें एक पदार्थ होता है, ठीक है। और वो क्या है, शरीर के, आपके शरीर के सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट है, कठोर भाग होता है इनेमल, ठीक है। अब आते हैं हम लार ग्रंथियों पर आते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जीवा के दोनों ओर एक एक संख्या में उपस्थित होती है, जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो हमारी जो जीभ है उसके दोनों साइड में एक एक संख्या में उपस्थित होती है और उनको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल बोलते हैं। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य में मैग्जी अवस्थी के, जो मैग्जिल अवस्थी जो होती है ना, अवस्थी बोलते हैं बोन, ठीक है। मैग्जिले जो बोन होती है जबड़े की नीची तरफ, नीचे जो निचला जबड़ा है उसके मध्य में होती है, एक एक संख्या में उपस्थित है, तो उसको बोलते हैं सब मैग्जिलरी ग्लैंड के नाम से जानती है। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि दोनों कानों के नीचे एक एक संख्या में उपस्थित होती है, जो कि पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो 3 जोड़ी हो गई, एक होगी सबलिंगुअल, एक होगी सब मैग्जिलरी और एक हो गई पैरोटिड ग्लैंड। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। जो मनुष्य की लार होती है उसके अंदर 99% क्या हो गया, जल हो गया, और 1% क्या हो गया, एंजाइम हो गया। लार में मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो होता है टाइलिन और दूसरा कौन सा होता है, लाइसोजाइम, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। टाइलिन क्या करेगा, शर्करा को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और लाइसोजाइम क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं भोजन में, जब हम चबाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं खाने में, ठीक है, जीवाणु होते हैं, उनको सबको किल करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम। अब मैं आपको हमने ये जो ग्लैंड्स पढ़ी हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैग्जिलरी और पैरोटिड, इनकी मैं आपको जो इमेज में दिखाती हूँ किस तरीके से ये हमारे मुंह में प्रेजेंट होती है। सो लेट्स सी, ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये कौन सी है, सबलिंगुअल हो गई है। सब मैग्जिलरी है क्या, वो निचले जबड़े की तरफ हो गई है, और यहाँ पर कौन सी हो गई है, पैरोटिड, ठीक है। तो तीनों की आपको स्थिति दिख रही है, ये किसमें, अपने मुंह के अंदर होती है इस तरह की, सबलिंगुअल, सब मैग्जिलरी एंड पैरोटिड। ये जीभ के दोनों साइड पे है सबलिंगुअल, ये सब मैग्जिलरी जबड़े के नीचे है हमारी, और ये किस तरीके से दिख रही है, पीछे के भाग में, पश्च भाग में दिखती है, कान के नीचे की तरफ दिखती है। ये देखो रेड कलर की जो दिख रही है पैरोटिड, ये कान के नीचे की तरफ होती है दोनों साइड। ये सब क्या होती है, दो होती है, यानी कि जोड़ी में होती है, ठीक है। ये निचला जबड़ा हो गया, ये निचले जबड़े में हो गई, ये जीभ की दोनों साइड हो गई, और कान के नीचे हो गई। अब हम बात करेंगे अवशोषण की, एब्जॉर्प्शन, यानी हमारा पहला पार्ट क्या हुआ, हमने सारे कैसे कैसे किस तरीके से हमारा डाइजेशन हो रहा है वो देखा हमने। अब तीसरा पार्ट है अवशोषण, यानी एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। अब हमारा खाना क्या है, पच गया है, और उसके बाद जो पोषक पदार्थ हैं वो सब कहाँ चले गए, हमारे ब्लड में चले गए हैं, रुधिर में चले गए। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंच की रचना विली के द्वारा होता है। उदर्भ जिसे कहते हैं। विली क्या होती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है हमारी, जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या है, फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। फोल्ड मतलब जैसे फोल्ड हो गई स्किन अंदर की तरफ, तो वो क्या है, एरिया बढ़ जाता है हमारे इंटेस्टाइन का, और वो एरिया इसीलिए बढ़ा हुआ है इंटेस्टाइन के अंदर कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो वहाँ पे, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, उदर्भ कहते हैं। उंगली जैसे बोला ना, विलाई, ऐसे उंगली जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब आता है स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण, यानी कि हर एक कोशिका रुधिर के बाद, पहले रुधिर में अवशोषण हुआ, उसके बाद रुधिर से वो कहाँ गया, प्रत्येक सेल्स में गया, और सेल्स कोशिका में जाने के बाद क्या है, एनर्जी, जहाँ पर जिस चीज़ का यूज़ होगा, जैसे एनर्जी कन्वर्जन के लिए इसका यूज़ हो रहा है, हमारी बॉडी में यूज़ हो रहा है डेवलपमेंट के लिए, तो वो सब क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। अब आता है मल परित्याग। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है तथा जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से डिफिकेशन या मल परित्याग होता है। जितना भी हमारा पहले हमने खाना खाया वो पचा, उसके बाद हमने सारे अवशोषित पदार्थ वहाँ से ले लिए जिसकी हमें ज़रूरत थी। उसके बाद जो फाइबरस जो होता है, फाइबर जो होता है, अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो जीवाणु के द्वारा किस में बदले जाते हैं, मल में बदले जाते हैं, और वो हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब आता है पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। अब कुछ ऐसे अंग हैं जो हमारी बॉडी में पाचन अंग में भाग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवर सबसे पहले, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी
ग्रंथि है, इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। कितना वजन होता है? 1.5 से 2 kg का, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। अब यकृत यानी कि लिवर से ही हमारा पित्त रस स्रावित होता है। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। अब जो हमारे आंत में एंजाइम्स प्रेजेंट है उनकी क्रिया को पित्त रस क्या कर देगा? तेज कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया और यूरिया को परिवर्तित कर देता है। अब जो लिवर जो होता है बेसिकली वो कौन सी क्रिया में भाग लेता है? प्रोटीन को पचाने में ये हेल्पफुल होता है, और उसके बाद जो अवशोषित जो विषैले पदार्थ निकलते हैं प्रोटीन के पाचन के बाद, जैसे कि अमोनिया और यूरिया, अमोनिया, उनको ये किस में कन्वर्ट कर देगा? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? थोड़ा कम विषैला होता है यूरिया। विषैला कौन सा हो गया? अमोनिया हो गया। उसको कौन सी में जो विषैला नहीं हो उस पदार्थ में ये कन्वर्ट कर देता है, यानी कि यूरिया में। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अब जो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में यकृत में जो बचा प्रोटीन है, और उस प्रोटीन के अपघटन के बाद उस प्रोटीन को किस में चेंज कर देगा? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को अब क्या हुआ? ग्लूकोज वाले भाग को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मानव शरीर में हम कहेंगे जो एनिमल में कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, या कहेंगे कि किस रूप में स्टोर होता है हमारी बॉडी में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो जितना ग्लूकोज यूज हुआ, ठीक है, उसके बाद बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। किसके द्वारा? यकृत। ठीक है, यकृत यानी कि लिवर के द्वारा। संचित पोषक पदार्थों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। अब कहाँ पर संचित होता है ये? हेपेटिक सेल्स यानी कि यकृत कोशिकाओं में। ग्लूकोज को हमने हमारे बॉडी में जब अवशोषित किया रक्त से, तो यकृत का काम क्या है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अगर अधिकतम ग्लूकोज है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो हमारी बॉडी में यूज़ होती रहती है। ठीक है, तो ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर, और इसका ये भी काम है, एक बार इसने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, जैसे कि फास्टिंग, जब हम व्रत रखते हैं तो हम भूखे होते हैं। ठीक है, तो हमें जरूरत एनर्जी की है उस टाइम पे, तो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कौन काम करेगा? यकृत ही करता है। ठीक है, इस प्रकार ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियमित बनाए रखता है, नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी के जो रुधिर होता है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करने का कौन काम करता है? यकृत करता है, यकृत कोशिकाएं करती हैं। अगर रुधिर में ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, अगर रुधिर में ग्लूकोज कम है तो ग्लाइकोजन से वापस किस में चेंज हो जाएगा? वो ग्लूकोज में। और हमारे ब्लड में उसकी मात्रा क्या रहेगी? एकदम नियमित रहेगी। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित करता है। भोजन में अगर हमारी वसा की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग लेगा, और किसमें? कार्बोहाइड्रेट का जो कुछ पोर्शन लेगा यकृत सेल्स, और उसको किस में कन्वर्ट करेंगी? वसा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कमी नहीं आने देती। इस प्रकार से अगर मतलब यकृत की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी बॉडी के जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज और वसा की मात्रा को मेंटेन करता है। फिर आता है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है। अब फाइब्रिनोजन क्या करती है? आपने अभी भी पढ़ा था रुधिर में कि जो फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती है वो यकृत के द्वारा ही बनाई जाती है, और वो किसमें? रक्त के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता, है ना। हमारी बॉडी के अंदर रक्त कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल फॉर्म में रहता है और घूमता रहता है। अगर हिपैरिन नहीं हो तो हमारी बॉडी का रक्त ही जम जाएगा। ठीक है, तो हिपैरिन क्या हो गया? एंटीकोगुलेंट, यानी कि ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। अब जो आरबीसी जो हमारी बॉडी में नष्ट हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, किल्ड है, डैमेज्ड आरबीसी है, वो सब कहाँ जाके नष्ट होंगी? यकृत कोशिकाओं में जाके, यकृत के अंदर जाके नष्ट होती है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा तथा कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। तो हमारी बॉडी में यकृत क्या क्या काम करता है? लोहे को संचित करेगा, यानी आयरन और तांबा और विटामिन, लेकिन थोड़ी मात्रा में। शरीर के ताप को बनाए रखने में भी मदद करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत का एक महत्वपूर्ण सुराग होता है।
अगर कोई किसी को जहर दे दिया जाए, किसी को पॉइजन दे दिया जाए, तो उस व्यक्ति की जांच होती है। उसका जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो कौन सा किसका टेस्ट होता है? यकृत को टेस्ट किया जाता है सबसे पहले, वहीं सुराग मिलते हैं पॉइजन मिलने के, राइट। अब आता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकले वाले पित्त जमा रहता है। अब जब क्या करेगा लिवर आपका, पित्त रस बनाता रहता है, लेकिन वहाँ पर स्टोर नहीं होता, वो सिर्फ बनता रहता है, लेकिन स्टोर कहाँ होगा? पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में पित्त रस जमा होता है। पित्ताशय में पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। ये जो ये जो पित्ताशय से निकलने के बाद कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। डियोडेनम पक्वाशय जिसे कह रहे हैं ये, वो कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पित्ताशय से यानी गॉल ब्लैडर से पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। तो देखिए पक्वाशय और पित्ताशय के बीच में क्या है? एक नली है जिसका नाम है पित्त नलिका, और पित्ताशय से जब जो आपका पित्त रस निकल के आता है वो किस नली से आता है? पित्त नलिका से आता है। कहाँ आता है? पक्वाशय यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है ये। पित्त हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। ये क्षारीय है तो इसका पीएच कितना है? 7.7 है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। जल कितना होता है इसमें? पित्त रस में 85% और पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट कितना हो गया? 12% हो गया। बाइल का मुख्य कार्य या भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके, ठीक है। कैसा माध्यम कर सकता है ये जैसे हमारे भोजन में पेट में जब स्टमक में खाना होता है उसका अम्लीय माध्यम हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन जब ये हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो पित्त रस की वजह से इसका माध्यम क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, जिससे अग्नाशय रस इस पे क्रिया कर सके। अग्नाशय रस ना पैनक्रियास से निकलते हैं, राइट। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। और क्या काम करता है? वसाओं का इमल्सिफिकेशन करता है, वसाओं को छोटे अणुओं में तोड़ देता है, या आंत की क्रमांकुंचन गतियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल सके। और जो क्रमांकुंचन गतियां होती हैं हमारे आंत में उनको क्या करता है? ये बढ़ा देता है, और जिससे क्या होता है? हमारी भोजन में पित्त जो पाचक रस जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो आराम से मिल पाएँ, अच्छे से घुल पाएँ। यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों का अवशोषण में सहायक होता है। अब जितने भी हमारी बॉडी में विटामिन्स अगर हमने खाए हैं, खाने के साथ हमारी बॉडी में अंदर गए हैं, तो वो इसी रस की वजह से ही हमारी बॉडी में अवशोषित होते हैं, राइट। किसकी वजह से? पित्त रस की वजह से। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिका रुधिर में बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है, फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। अब पित्त वाहिनी में अगर कुछ अवरोध आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यकृत कोशिका रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देंगी, और क्या होगा? बिलिरुबिन हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, इसे हम पीलिया बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पीलिया का कारण क्या होता है? या हम कह सकते हैं कि जो हाई बिलिरुबिन यानी बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बिल्डअप हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो किस कारण से होता है? जब हमारी बाइल डक्ट जो पित्त वाहिनी होती है बेसिकली वो ब्लॉक हो जाती है। किसके कारण? कभी कभी स्टोन की वजह से भी ये ब्लॉक हो जाती है, और जिस ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा कि हमारे लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मात्रा कहाँ चली जाती है? हमारे ब्लड में चली जाती है। यही हमारा पीलिया का कारण होता है, राइट। तो पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाए तो कहाँ पर बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा? बहुत ज़्यादा मात्रा में लिवर में स्टोर होने लग जाएगा, और लिवर में से कहाँ जाएगा? वो ब्लड में ही जाएगा। ब्लड में जाएगा तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और बिलिरुबिन जो होता है बेसिकली पीले रंग का वर्णक है, तो ये क्या है? हमारी बॉडी को पूरा पीला पीला दिखता है, हमारी बॉडी पीली पीली दिखाई देने लगती है, वही क्या है? पीलिया का कारण होती है। अब आता है अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। देखो सबसे पहले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी? लिवर थी। उसके बाद नंबर आता है पैनक्रियाज का यानी कि अग्नाशय का। लेकिन ये कौन इसमें क्या है? अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। अंतःस्रावी का मतलब है कि ऐसी ग्रंथि जिसके अंदर नलिका विहीन होती है, यानी कि अपना जो भी सिक्रीशन ये
स्त्रावित करती है वो कैसा डायरेक्टली ब्लड में घुल जाता है। लेकिन बाह्य स्त्रावी का मतलब है एक्सोक्राइन या फिर बाह्य स्त्रावी ग्रंथि का मतलब है नलिका युक्त, यानी कि वेसल्स होती हैं इसमें, और जब ये सिक्रीट करता है कोई केमिकल तो वो किसके थ्रू जाता है, नलिकाओं के द्वारा जाता है। तो इसमें ये दोनों काम करता है, अंतःस्त्रावी एज ए बाह्य स्त्रावी। इसमें अग्नाशय रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग लवण एंड एंजाइम होते हैं। इसमें क्या है, जल कितना 99.8%, शेष भाग क्या है, लवण एंजाइम या क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच का मान कितना होता है 7.2 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब देखिए अग्नाशय पूछ सकते हैं कि पूर्ण पाचक रस कौन सा है, तो आप बताएंगे अग्नाशय रस, राइट। इसमें एंजाइम पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, राइट, और प्रोटीन होते हैं इसके एंजाइम्स जो होते हैं जो पचाने का काम करते हैं वो कैसी, उनकी केमिकल नेचर क्या होती है, प्रोटीन के बने होते हैं। अब बता आइल्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है, यह अग्नाशय का ही भाग है, ठीक है। ये कौन सा भाग है, जो कि अग्नाशय का भाग है, लेकिन ये कौन सा है, अंतःस्त्रावी है, यानी कि ये नलिका विहीन होता है, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। इसमें खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, इसलिए इसका नाम रखा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्रावण होता है। बीटा कोशिकाएं जो होती हैं देखो सबसे पहला आएगा अग्नाशय, पूछा जाएगा अग्नाशय में जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है उसका नाम क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये बताएंगे। और उसमें कौन कौन सी सेल्स हैं, बीटा कोशिकाएं हैं, अल्फा कोशिकाएं हैं और गामा कोशिकाएं हैं। जो बीटा सेल्स होती हैं या बीटा कोशिका होती है वो किसका स्त्रावण करती है, इंसुलिन का करती है। जो अल्फा कोशिकाएं वो किसका करती हैं, ग्लूकागॉन का करती है। गामा कोशिकाएं सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हार्मोन का स्त्रावण हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये देखो इंसुलिन क्या काम करता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्त्रावित होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी और 1922 ईस्वी में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया, ठीक है। तो ऊपर से अगर ये खोज किस किस के द्वारा हुई, देखो इनके द्वारा हुई थी, ये बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी 1922 में सबसे पहला जो इंसुलिन का शॉट दिया गया था वो किसको दिया गया था, कनाडा में लियोनार्ड थॉम्सन नाम के आदमी को दिया गया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, राइट। इंसुलिन के अल्प स्त्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज जिसे कहते हैं। क्यों हो जाता है, देखो इस रोग में बेसिकली ब्लड में आपके रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। बढ़ जाती है का क्या मतलब है, क्योंकि हमारी सेल्स में जो ग्लूकोज का अपटेक होना चाहिए था, जो हमारी सेल्स लेना चाहिए था जितना ग्लूकोज, वो नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है, बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है, इंसुलिन की कमी की वजह से। और इंसुलिन अगर कमी है दैट मीन इसका काम क्या है कि जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको कहाँ पहुँचाने का काम है इसका, सेल्स के अंदर। लेकिन अगर ये इसकी इंसुलिन की मात्रा, अगर हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो हमारी जो ग्लूकोज है वो रुधिर से सेल्स में यानी कोशिकाओं में कम जाएगा, और कम जाएगा तो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर। तो उसी को हम कहते हैं मधुमेह रोग, राइट। हमारी बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अति स्त्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। अब देखिए इंसुलिन का कम स्त्रावण होता है तो मधुमेह हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्त्रावण होने लग जाए तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ग्लूकोज को सेल्स तक पहुँचाना, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये निकलने लग जाए तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को रुधिर से कहाँ पहुँचाएगा, सेल्स में पहुँचाएगा। तो हमारे ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी ना, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर क्या हो गया, ग्लूकोज की कमी हो गई, और जिससे जनन क्षमता यानी कि रिप्रोडक्शन में कमी आती है तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। आंखों की कमी भी, रोशनी भी जाने का डर रहता है इसमें। अब आता है ग्लूकागॉन, यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अब ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, ग्लूकागॉन करता है। सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो क्या करता है कि ये पॉलीपेप्टाइड है। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड मतलब कि ये प्रोटीन हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे देखो ये ऑलमोस्ट टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है। अब आता है देखो पाचन का सारांश दिया हुआ है इसके अंदर। पाचन के सारांश में आप बात करेंगे पहला लार। लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं आपको मैं याद करा देती हूँ। लार में होते हैं 2 एंजाइम, टाइलिन और माल्टेस। ठीक है, टाइलिन का काम क्या होता है, जो आपका शर्करा होता है या मांड होता है या स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। माल्टेज किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में। ठीक है, और माल्टेज ये इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुंह में ही होता है। जठर रस, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस करिए, इसको कट करिए। यहाँ पे लार में कौन कौन से, टाइलिन और लाइसोजाइम, इसको कट कर लीजिए। ये किस में होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि आपकी छोटी आंत में होता है माल्टेज। तो इसको यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए और लाइसोजाइम लिख लीजिए। लाइसोजाइम का क्या काम बताया था मैंने, कि जो जीवाणु होते हैं उनको किल करने का काम करता है। जठर रस में पैप्सिन, रेनिन प्रोटीन का पाचन करेगा। रेनिन किसका करेगा, जो प्रोटीन दूध में केसिन नाम की प्रोटीन होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। और ये किस में करेगा, पेप्टोन्स में। प्रोटीन से छोटा क्या आ गया, पेप्टोन्स हो गया, और पेप्टोन से छोटे क्या हो गए, अमीनो अम्ल हो गए। राइट, अब आता है अग्नाशय। अग्नाशय रस में कौन कौन से, देखो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, अमाइलेज मांड का करता है, लाइपेज वसा का करता है। आंतरीय रस जो होता है, ठीक है, आंतरीय रस के अंदर आता है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। इरेप्सिन प्रोटीन का, माल्टेज माल्टोज शुगर को किसमें, ग्लूकोज में, सुक्रेज सुक्रोज को, लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ईजी है। मानव शरीर में पुच्छ वृहदांत्र में संलग्न, मानव शरीर में पुच्छ वृहदांत्र में संलग्न होता है, संलग्न होता है। अब इसका मतलब आप देख लेना, इसका मतलब एग्जैक्टली हिंदी में बहुत ज़्यादा हिंदी है तो ये समझ नहीं आ रहा, आप मुझे भी बताइए क्या मतलब है। मानव शरीर में पुच्छ वृहदांत्र में संलग्न होता है। राइट, तो यहाँ पर हमारा आज चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट विल बी परिसंचरण तंत्र। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, और प्लीज़ आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।